उन सोसाइटीज़ में जहाँ पे कि सालों से हम अंधेरे में ही रहते आए हैं, बिकॉज़ ऐसे प्रोफ़ेशंस थे नहीं, जी ये तो ऐसी बात है ना, ये याद है आपको जब एंटीबायोटिक पहले निकला ना, उससे पहले कितने लोग इन्फेक्शन से मरते जी थे। जब एंटीबायोटिक फिर निकला, तो जी उसको भी कितना टाइम लगा लोगों को बोलने में, भई ये दवाई है, इससे ठीक हो सकते हैं। सो सेम स्टोरी, तो दैट्स व्हाई आई गॉट यू दिस, बिकॉज़ आई नो हम शायद लोग शायद सोचते हैं कि आर्ट थेरेपी क्या कर रही है ये, ये पेंटिंग जी बनाना कौन सा मसला है, हमारे बच्चे ने पेंटिंग बनाई, उसको फर्स्ट पोजीशन मिली। जी तो सो उसको कंपटीशन की ओर देखा जाता है जी। लेकिन अगर आप उस चीज को आर्ट थेरेपी में कंबाइन, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इनर चाइल्ड हीलिंग है, अपने बच्चे को हम हील कर रहे हैं, इवन दो आप अडल्ट है, आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप कोई भी क्यों ना है, लेकिन अल्टीमेटली उसको हील करना है, उसको शिफा देनी है इन अ वे, अगर आप बोलेंगे, है ना। तो वो अगर आप आर्ट में इंक्लूड करेंगे, वो कितना खूबसूरत बनता है, वो मैं मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ वो कितना खूबसूरत बनता है। ना मैं सोच सकती हूँ कि कितना मुश्किल होगा दूसरे को समझाना कि मैं जो काम कर रही हूँ इससे आपको कैसे मदद मिल सकती है। सो मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ, थोड़ा सा शायद लोगों को इससे समझ आ जाए। जी। तो आर्ट थेरेपी हम लोग यहाँ पे बहुत यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, डिमेंशिया वाले लोगों में, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, मेमोरी जी नहीं है। दूसरा, हम बच्चों में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को बहुत ट्रॉमा होता है यहाँ पे, जैसे घरों में बाप शराब पी कर आता है, फिर घर में वो वायलेंस करता है, या ड्रग्स होते हैं, तो उस वजह से इस बच्चे में ट्रॉमा होता है। चाइल्ड अब्यूज जब होता है घर में, खुदा न खास्ता, यहाँ पे बहुत केसेस होते हैं सेक्सुअल अब्यूज बच्चों में, क्योंकि यहाँ कभी कभार कुछ बॉयफ्रेंड्स वगैरह घर आते हैं, तो उन वो बच्चों के साथ गलत बर्ताव करते हैं, तो उनसे बच्चों में यहाँ बहुत ट्रॉमा होती है। या कोई भी चीज डेथ हो जाए फैमिली में, खुदा जी ना खास्ता उसकी माँ बचपन में मर जाए, तो अब ये बच्चे में जब ट्रॉमा होता है ना, आपको पता होगा फाइका, तो ये बयान नहीं कर सकते ना, जैसे हम जी बड़े लोग, ये तब मेरी माँ गुजर गई, बाप गुजर गया, उसने ये किया, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो नहीं उसमें कर तो उसमें ये दब के अंदर रहता है, और फिर बच्चा एक्सप्रेस कैसे करता है, बिहेवियर से, जैसे कि स्कूल में वो दूसरे बच्चे पे मार धाड़ करेगा, या उसमें एंजाइटी होती है, वो जी पढ़ना छोड़ता है, पढ़ाई पे इफेक्ट हो जाता है। होमवर्क नहीं करता है, तो हमको जी उससे फिर पता चलता है कि बच्चे को कोई चीज बॉदर कर रही है, कुछ हम्म प्रॉब्लम। तो फिर हम हम्म उसको प्ले थेरेपी या आर्ट थेरेपी से वो जी अपने इमोशंस इजहार कर सकता है। सो मैं एक जी सिंपल मिसाल देती हूँ। एक बच्चा था, वो जैसे स्कूल में वो बहुत अग्रेशन दिखाता था, तो फिर हम्म जब वो आर्ट बनाने बैठा, हम्म तो आर्ट से उसने जो भी अंदर का उसका वो गुस्सा था ना, तो वो ऐसी चीजें बनाता था आर्ट से। वो बनाता था कि आग लग रही है, या वो हम्म मॉन्स्टर स्कैरी फेसेस बनाता था वो। तो उससे फिर थेरेपिस्ट को पता चलता था कि इसका जो अंदरूनी जहन में ट्रॉमा है, या बहुत बॉदर कर रहा है उसको ये चीज। तो वो बनाता गया, और जैसे जैसे वो थेरेपिस्ट उसको थेरेपी देती गई, प्ले थेरेपी, खेलने के जरिए उसको वो हेल्प जी करती गई, जी ये इमोशन इजहार करने में, ये जज्बात इजहार करने में, तो उसकी जो आर्ट वर्क थी वो कम वायलेंट होने लगी। मेलो डाउन होती गई धीरे धीरे। जी एग्जैक्टली, जी वो जी आग से वो ये वो बनाता था, वो ब्लड वाली इमेजेस, वहां से वो हम्म आहिस्ता 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 वो फिर फूल बनाने लगा, हम्म बटरफ्लाई बनाने लगा। तो उससे हम्म थेरेपिस्ट को ये पता चला कि नहीं, इसका जो अंदर का, जैसे वो इनर चाइल्ड जो आप कहे, तो अंदर का जो जी इसका माहौल है, जहनी माहौल है, वो शांत हम्म हो रहा है, वो पीसफुल हो रहा है, और ये हील हो रहा है, बच्चा हील हो रहा है। तो वैसे मैं सोच सकती हूँ फाइका कि आपका काम कश्मीरियों के लिए कितना मदद कर सकता है, बिकॉज कश्मीरियों में कितना ट्रॉमा है, हम्म लड़कों में कितना ट्रॉमा है, लड़कियों में कितना ट्रॉमा है, हम्म और सोसाइटी ऐसी है कि हम बोल नहीं पाते हैं ना, बिकॉज शर्म है, शेम हम्म है, हम्म क्या बोलूं घर पे, मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं, मैं क्या बोलूं, किसको बोलूं, या मेरे साथ बचपन में ऐसा बुरा हुआ है, मैं किसको बोलूं, क्या बोलूं।
बट आई कैन जैसे आप वो आपके पास आते हैं, वो बताओ हमको, गिव थोड़ा सा एग्जाम्पल आप हमको दो अपने कुछ क्लाइंट्स का, कैसे जी आपने उनको हेल्प किया है। अम, आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली। जैसे आपने कहा कि घर पे ही ये चीज शुरू होती है ना, कि घर की बात बाहर मत लेके जाओ, है ना। घर वालों के बारे में बुरा मत बोलो, या पेरेंट्स के बारे में, अपने बहन भाई चाचू दादी दादू इन सारे लोगों के बारे में, घर के बुजुर्गों के बारे में बुरा मत बोलो बाहर, या किसी रिलेटिव को मत बोलो, किसी अनजान को मत बोलो। और हमारी सोसाइटी बहुत क्लोज निट है, हम बहुत सब एक दूसरे को जानते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा कश्मीर ही एक दूसरे को शायद जानता है, इतना हम आपस में है। तो सबसे पहली चीज और सबसे पहला चैलेंज ये हो जाता है कि, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि टीए में हम क्या सीख रहे हैं, कि ये जब आप अपने पेरेंट के बारे में बात कर रहे हो ना, और ये बहुत हेल्पफुल भी रहता है। अगर मैं आपसे कहूँ, हाँ ठीक है आप बताइए क्या प्रॉब्लम था, आपकी मम्मा ने ऐसे नहीं किया ऐसे किया, या खुदा ना खास्ता अब्यूज हुआ या कुछ हुआ, तो बहुत लोग नहीं बोल पाते कि हाँ ये मेरे फादर से हुआ है, ये मेरी मदर की वजह से हुआ है। तो हम उन्हें कहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि हम उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं, हम उनके उस तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनकी उस इमेज के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में नहीं बोल रहे, हम उस वक्त के बारे में बोल रहे हैं जब ये सब हुआ। कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो रिजल्ट जो हुआ, उन चीजों हालात हुए, हम हालात के बारे में बात कर रहे हैं, हमें हालात से समझना है। हम आपकी अम्मी को अब्बू को फादर को, हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि अरे ये तो बड़े गलत इंसान है, ऐसा तो नहीं कर। हम कभी भी ब्लेम नहीं करते हैं, हम उनके उस बिहेवियर को पॉइंट आउट करते हैं और फिर बिहेवियर से हम आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रिलीव हो जाते हैं कि ठीक है मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी को। दूसरी चीज ये भी होती है कि जब हम सॉरी 1 सेकेंड। घर का कोई फिक्र नहीं लो आप, ये सब फिर मैं एडिट कर लेती हूँ। दूसरी चीज ये भी होती है कि पेरेंट्स के बारे में बुरा बोलना। जैसे अम, इसे हम कहते हैं कि ये एक नेगेटिव स्ट्रोक है। नेगेटिव स्ट्रोक जैसे बचपन में हम बच्चे को गोद में लेके चलते हैं ना, तो हम उसे सहलाते, एक्चुअली तमिस फश दिवान, ताकि उन्हें अच्छा लगे, सहलाते हैं, है ना। उसका कितना अफेक्ट रहता है बच्चे पे। अब आप इमेजिन करो कि एक बच्चे को वो नहीं मिला है, तो हाउ कंफर्टेबल, वो बच्चा कितना कंफर्टेबल रहेगा टू टच, नहीं रहेगा। टू हगिंग समवन नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो टच कैसा होता है। सिमिलरली एक नेगेटिव स्ट्रोक का मतलब होता है कि आप किसी को ये वैल्यू दे रहे हैं कि घर वालों के बारे में बाहर बुरा नहीं बोलना है। तो उनकी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी वो डील कर रहे हैं, वो तो घर वालों से रिलेटेड है। तो किसको बोले, क्या करे, बुरा बोलना नहीं है, प्रॉब्लम्स बोलनी नहीं है, ये एक नेगेटिव स्ट्रोक होता है। आप ऐसे समझे कि कंडीशनिंग, कंडीशनिंग की तरह होता है, कि हमें इस चीज की आदत हो चुकी है, घर वालों के बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है, तो ठीक है अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक है, मेरे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, सब ठीक है, नहीं मैं ठीक। तो ये सबसे पहला चैलेंज हो जाता है जब आप ऐसे केसेस के बारे में बात करते हैं। सेकेंडली अगर हम बच्चों के केस में बोलेंगे, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया बच्चों के केस में, तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मेरा जो सपोर्ट ग्रुप था वो मैंने आर्ट बेस्ड बनाया जानबूझ के। वो कोई नॉर्मल सपोर्ट ग्रुप नहीं था, वो आर्ट बेस्ड सपोर्ट ग्रुप था। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कलर्स यूज करते थे, पेपर यूज करते थे, क्रेयॉन्स स्पेशली यूज करते थे। या मैं तो लोगों को कहती थी पेंट रखा हुआ है, हाथ ऐसे डुबाओ और चलो चलते बनो। कोई इतना फ्री हो नहीं पाया, वो अलग बात है, लेकिन यूज सबने किया, इस्तेमाल सबने किया और सबको अच्छा भी लगा। तो जैसे कोई इंसान कुछ कह रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है, उन्होंने आर्ट के जरिए कुछ बताया था, तो ग्रुप में सब लोगों को ऐसा फील हो रहा है हाँ ठीक है थोड़ी चीजें हैं, हाँ डील कर रहे हैं। लेकिन मैं जब एनालिसिस जब मैंने किया, तो मैंने उनसे बोला कि अम, क्योंकि ये सपोर्ट ग्रुप है तो आप कंफर्टेबल हो अगर मैं आपसे कुछ शेयर करूं। बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो मैंने कहा फैमिली में सब कैसे है,
तो जैसे ही मैंने ये बोला, एकदम से उनका रोना निकल गया। ऊपर ऊपर से दिखाने में तो हाँ सब ये है, हाँ सब। आपको कैसे पता चला कि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है? मैंने कहा आपका आर्ट दिखा रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड स्पेशली मैंने उन्हें कहा कि आपकी मदर के साथ स्पेशली प्रॉब्लम है। एंड देन जो उन्होंने रोया है, शी वाज लाइक यू नो, हाँ। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद कुछ कंटिन्यूअस सेशंस, मैंने यहाँ दिल्ली में भी एक आर्ट बेस्ड वर्कशॉप रखा था, वो वहां भी आई। वो कश्मीर में भी थी, एक बार वो दिल्ली आई और मेरा वर्कशॉप एक बार हुआ तो वो वहां भी आई। और उन्होंने कहा कि मैं देख रही हूँ अपनी ग्रोथ। जो पहले सेशन में आपने मुझे बताया कि हाँ ये इशू था, मैंने अपनी मम्मा के साथ बैठ के बात की और मैंने उनसे फिर ये रिजॉल्व किया। फिर जो उन्होंने वहां पे बनाया, मुझे दिख रहा था कि क्या ग्रोथ है और ये बेहतर हो रहा है। मैंने उनके और उनके मम्मा के रिलेशनशिप को देखा यूजिंग आर्ट कि ये तो बेहतर है। और जब मैंने पॉइंट आउट किया एंड उन्होंने कहा कि मैं आपको खुद बताने वाली थी कि माय रिलेशनशिप विद माय मदर हैज चेंज्ड, मुझे सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखी है। तो जैसे बच्चों के केसेस में भी अगर आप देखते हैं कि जो बच्चे वायलेंस करते हैं, चाहे स्कूल में हो, उन्हें एंगर इश्यूज होते हैं, तो पहले पहले वो ऐसे बहुत जैसे आपने कहा कि ब्लड दिखता है उनके इसमें, किसी किसी बच्चे के आर्ट वर्क में नाइफ दिखता है, गन दिखते हैं। बहुत बहुत खौफनाक चीजें होती है अगर देखा जाए तो। इवन दो वो एकदम कार्टून कार्टून बनाते हैं, पर उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। फिर धीरे धीरे करके आप जैसे उनको एक वो जरिया देंगे ना अपने गुस्से को लेट आउट करने का, क्योंकि उन्हें गुस्सा किस पे है? पेरेंट पे है। वो वहां निकलता नहीं है। उन्हें आप एक जरिया देते हैं वो चीज को निकालने का, तो धीरे 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 करके वो खुश होना शुरू करते हैं, एकदम वो मेलो हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे आपने कहा उनके आर्टवर्क में भी दिखता है कि हाँ अब कलर्स यूज हो रहे हैं, डिफरेंट कलर्स यूज हो रहे हैं, ब्राइट कलर्स यूज हो रहे हैं। तो वो एक ट्रांजिशन आपको यहाँ से वहां डेफिनेटली देखने को मिलता है। अगर मैं अपनी ही जर्नी बताऊं, जब मैं सीख रही थी, आई वॉज यूजिंग अ लॉट ऑफ डार्क कलर्स। मैं डार्क कलर्स यूज करती थी, कंफ्यूज्ड इमेजरी यूज करती थी। अभी मैं लाइट कलर्स पे शिफ्ट हो गई हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे हाथ हल्के हल्के कलर्स पे जाते हैं एंड वो एकदम डिफरेंट हो गया है मेरा आर्टवर्क। तो डेफिनेटली आप खुद महसूस करते हो कि आपकी जर्नी कहाँ से क्या पहुंची है। दो चार चीजें आपने बहुत ही प्यारी बोली। एक आपने लास्ट वाला बोला ना कि मैं खुद पहले डार्क कलर्स इस्तेमाल जी। कर रही, अब देखिए, बिकॉज जैसे जैसे आप दूसरों को हेल्प कर रहे हैं माशाल्लाह, आप अपने को भी हील कर रहे हैं, आपका अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल वैसे जैसे हमारे फील्ड में हम थेरेपिस्ट जो है साइकाइट्रिस्ट, तो जैसे जैसे हम दूसरे को मदद करते हैं हम खुद भी आहिस्ता आहिस्ता हील होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस। ये एक आपने बहुत अच्छी माशाल्लाह आपके प्रोफेशन में ये कितनी एक बहुत ही प्यारी बात है। दैट्स व्हाई हम लोग आपको हमारे प्रोफेशन को हीलर्स बोलते हैं ना। जी। पुराने ज़मानस में आई कैन इमेजिन कि आपका जो ये इफेक्ट तो खुलोक आसान तवीज़ ये शुरू से तवीज़ दिवा तो तवीज़ यित सो इट्स लाइक तावीज़ जैसी तो है। तो जी। आप जी। बिल्कुल ऑलमोस्ट क्रिएट मैजिक जस्ट कि एक चांस देना इस बिल्कुल बंदे को, इस बच्चे बिल्कुल। को एक चांस देना, एक एक जगह देना जहां पर कि ये इजहार कर सके अपना टर्मोइल, अपनी परेशानी, अपना पेन, अपना दर्द। फिर चाहे वो जबानी हो जैसे थेरेपी में जबान से अल्फाजों से, लेकिन हर कोई, आपने ये बहुत ही अच्छी बात बताई। आई नो फाइका आपने ये ऐसे ही बता दिया, बट आई जस्ट मैं इसको स्ट्रेस करना चाहती हूँ बिकॉज मैं आप नहीं नहीं, ऑफ कोर्स। एज से बड़ी हूं ना, तो मेरे जहन में आ रही हैं वो औरतें। आप तो माशाल्लाह, आप तो जो भी आप बोल रहे हैं ना, यंग लोग जो है वो बहुत समझ जाएंगे जबरदस्त, लेकिन मेरे एज की औरत बोलेगी शायद ये क्या बोल, तो उनके लिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माशाल्लाह आपका काम जो है, आप इसको एक एक जो बंदा बोल नहीं सकता, बिकॉज घर में बोला गया है कि माँ के खिलाफ बोलोगे तो जहन्नुम में जाओगे, जी। बाप में उफ बिल्कुल। करोगे, लाइक बाप मारता रहेगा लेकिन हम्म। नहीं करना आपको है। सहना है।
ये ये कहाँ क्या का कानून है? कानून है? और फिर इसी अब्यूजर बाप को बोलना कि मजहब में बाप हम्म जन्नत का दरवाजा। हम्म हम्म क्या करेगा इस इंफॉर्मेशन का ये बेचारा इंसान? बाप हम्म को देख रहा है अब्यूज करते हुए, बाप को देख रहा है अपनी माँ को अब्यूज करते हुए, और हम्म यही माँ जिसको अब्यूज कर रहा है वही माँ इस बच्चे को बोल रही है कि मालिस गर्जन उफ हम्म हम्म मुआची दरवाजुक जंतुक दरवाज। हम्म हम्म इसकी साइकोलॉजी को, इसकी तो हालत ही, इसको डिप्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? सो बेसिकली हम इसको बोल रहे हैं कि एक अब्यूजर को खुदा का दर्जा देना है। हम्म और फिर हम्म। बात खत्म। जो कि सेंस नहीं बनाता है, अगर आप ऐसे देखें तो ये लॉजिकल भी नहीं है, डज नॉट लॉजिक मेक सेंस। नहीं है। कैसे, क्या कैसे करेगा ये? तो वो बंदा कैसे बोलेगा? लेकिन जब आई कैन सी, जब उसको, अब उसको तो वो तो आपके पास आएगा ही, उसको हम्म डिप्रेशन तो होएगी, हम्म एंग्जाइटी तो होएगी। जब वो हम्म आपके पास आएगा और उसको ये मौका मिलेगा पेंटिंग के जरिए, वो अपनी इस गुस्से को, इस कंफ्यूजन को अपने जहन से इजहार करके। जी। एग्जैक्टली, तो होगी रिलीफ। दैट्स वाई, दैट्स इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया, बिकॉज आपका जो काम है ना, अगर काश आप मैं। देखेंगे ना कि कश्मीर में ना आर्ट कब से चलता आ रहा है, हम हैंडीक्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट में कितना, मतलब हमारी आइडेंटिटी तो वही है ना। हम पश्मीना, क्रिवल, उसमें क्या जाता है, क्राफ्ट ही तो जाता है, वो भी एक फॉर्म ऑफ थेरेपी, एक थेरेप्यूटिक फॉर्म है ना। तो फर्क एग्जैक्ट क्या है? कुछ फर्क नहीं है, आप वहां फूल बना रहे हैं, आप यहाँ फूल बनाइए, कुछ फर्क नहीं है उनके लिए तो। मतलब बहुत थेरेप्यूटिक होता है ऐसी चीजें, तो वो यू नो, इंस्पायर ही करती है ऑनेस्टली। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि हमारा फील्ड शायद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों में सब्र नहीं रहा है एक बिल्कुल। दूसरे एक दूसरे की बात समझने को। पुराने हम्म टाइम में जब कसब हो सासा ना, कशीर में हम्म रिमेम्बर कसब होता था ना, जैसे कि हम्म, कांदुर था तो उसका बच्चा वो कांदुर बनता था। जी कितने जी। एम्ब्रॉयडरी करते थे, जैसे ये, तो ये कसब हम्म। जो था ना, ये कसब उनको, हमारी जुबान में अब इसको हम लोग बोलते हैं माइंडफुलनेस, यू नो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। मेडिटेशन, जी। माइंडफुलनेस। हम्म लेकिन आई डोंट नो, किसी शायद हमारे जो भी सुन रहे हैं ना लोग, उनमें से तो बहुत होंगे जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी हम्म करना हो, हम्म काम, वट एवर, हम्म कसब बनाना, हम्म। आई थिंक वो लोग समझ पाएंगे जी। उनको वाकई में नई जरूरत है थेरेपी की। अपना हम्म। शरण लिया, उस पर तिल्ला बनाया, सेल फोन के बगैर, आई होप कि वो सेल फोन, वो पैसा नहीं हो, यू नो जी। खुदाया, आई एज अ प्रोफेशनल उनको बताएं कि कितना। जैसे आप ये चीज बता रहे हैं ना, आप खुद सोचे, जो हम थेरेपी में कर रहे हैं कश्मीर में, वो हर कोई चीज अवेलेबल है। इतनी अवेलेबल है कि क्रिएटिव राइटिंग, पोएट्री, आर्ट एंड क्राफ्ट, चाहे आप उसको रूफ ले लीजिए, रूफ तो, रूफ क्या है, वो भी माइंडफुल वर्क है जो आप कर रहे हैं। अब उसको हम थेरेपी की लैंग्वेज में हम थिएटर्स, या फिर क्या कहते हैं हम उसको, थिएटर में जो आप, मैं नाम भूल रही हूँ, सॉरी, लेकिन वो भी एक फॉर्म ऑफ रिलीज मिलता है आपको व्हेन यू जी, मिक्स साइकोथेरेपी विद थिएटर, ड्रामा थेरेपी, कामत ड्रामा थेरेपी, कहते हैं हम उसको, हाँ। तो कॉल इट। ये सारी चीजें, छोटे छोटे स्किट्स जो हम बचपन में करते थे, जो हम ये छोटी छोटी चीजें देखते थे, यही तो, दिस इज ऑल व्हाट वी डू। ये एक फॉर्म ऑफ कैथारसिस है। एग्जैक्ट, बिकॉज हमने अब वो छोड़ दिया, जी सेल फोन इस्तेमाल किया, इसलिए जी। अब हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइका जैसे लोग हैं जो कि अभी भी लेकिन अब हमको इसके लिए पेमेंट देनी है, यू नो पेमेंट देनी है। लेकिन इट्स ओके, क्या जी। करें, उसी जी। जमाने में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, तो इट्स ओके अगर आपके दफ्तरी में जाना पड़े, आपकी स्पेस में जाकर हम हम्म वो रिवाइव करें, ताकि हमारा जहन जो है वो थोड़ा आराम में रहे, ये एंजाइटी डिप्रेशन खत्म हो जाए, दूर हो जाए।
बिकॉज इम्पेशंस इतनी ज्यादा है लोगों में। जैसे मैंने आपसे कहा ना, आप कश्मीर की सड़क पे ड्राइव करके दिखाइए, मैं मान जाऊंगी। इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। इम्पेशंस इज लाइक द सेकंड थिंग नाउ। किसी में भी वो पेशेंस है ही नहीं। इसीलिए वो जब प्रॉब्लम एक और भी होती है ना, कि लोग इंतजार करते हैं कि कौन सी चीज कब कितनी बुरी होगी, तब जाके हम इसके लिए हेल्प लेंगे। फिर उनमें वो पेशेंस ही नहीं रहती है, कि क्योंकि थेरेपी स्लो वर्क है, हम इतने फट फट से तो कर नहीं सकते। फिर उनमें वहां भी पेशेंस नहीं रहती है, तो वो जो इम्पेशेंस बढ़ती जा रही है ना, इसलिए हम यही बोल रहे हैं कि जो पहला साइन दिख रहा है मेंटल ब्रेकडाउन का, वेट मत करो। हो सकता है महीने में ही बेटर हो जाओ, क्या पता 2 महीने में, 3 महीने में फर्क लगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या पूरी जिंदगी नहीं देनी पड़ेगी आपको। सो ट्रू। ये भी एक बहुत चैलेंज बन जाता है। इट इज। तभी तो, इसीलिए तो साइकाइट्रिस्ट की दुकान के बाहर 100 हम्म। लोग खड़े हैं। क्विक फिक्स, टैबलेट दो, मेडिसिन। एंजाइटी हो रही है मुझसे, मैं डीप ब्रीदिंग के लिए, वक्त नहीं है, नहीं है डीप ब्रीदिंग के लिए, दे ठटाखट से वो अल्प्राजोलैम दो। दूसरी चीज मैंने देखी, जी बहुत दुख भी होता है देखकर कि कितने अपने लोग सफर कर रहे हैं। अब हम्म। अब उनको तो वो एल्प्रैक्स वगैरह जो देते थे उससे भी फर्क नहीं। अब तो नहीं। सीधे एक हम लोगों में एक दवाई की किस्म है जिसको एंटीसाइकोटिक बोलते हैं। जी 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 जी। एंटीसाइकोटिक पुराने जमाने में इस्तेमाल करते थे जिनमें वो बहुत ही जहनी तकलीफ, स्किज़ोफ्रेनिया, आवाजें होती थी। लेकिन जी अब पेशेंस, जो आपने कहा, क्योंकि एंजाइटी बहुत है, अब तो सीधे वो अल्प्राजोलैम भी अब असर नहीं, अब सीधे मोस्ट ऑफ द पीपल हैं अब एंटीसाइकोटिक ले रहे हैं शाम शाम। क्योंकि टॉलरेंस नहीं है ना, अब नॉर्मल छोटी सी आप उनको छोटा सा डोजेज दे। अब टॉलरेंस ही नहीं है, टॉलरेंस ही नहीं बची है, तो हैवी डोजेज से ही काम चलाना पड़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत लोगों को प्रिस्क्राइब किया है एंटीसाइकोटिक्स। फाइका, मैं चाहती हूँ कि काश लोग जो भी ये सुन रहे हैं वो एक आप जैसे प्रोफेशनल के पास जाएं। और जैसे आपने कहा ना, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, जैसे शुरुआत हुई कि लगा कि कुछ ठीक नहीं जा रहा है, रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, बीवी के साथ थोड़ा शुरू हो गया लड़ाइयाँ, बिल्कुल हस्बैंड, बिल्कुल। तो जाएं आपके पास। या बच्चे में देख रहे हैं अग्रेशन है, जाएं, बिकॉज जब आपके पास आएंगे ना तो कितना रोक सकेंगे सीरियस जहनी बीमारियां, या खुदा ना खास्ता ये जो ड्रग एडिक्शन, बहुत ज्यादा बढ़ गया है कश्मीर रोक में।